एमबीबीएस की पढ़ाई में और ऐसी क्या नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं आप लोगों को जो आपकी बॉडी के बारे में आप पहले नहीं जानते थे? जनरली एक थंब रूल वही होता है कि फर्स्ट सेकंड ईयर में बोलते हैं कि यार स्टैंडर्ड बुक्स जितने पढ़ सकते हो वो पढ़ो क्योंकि फर्स्ट सेकंड ईयर योर बेसिक्स जो आपके जो प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट होते हैं, प्री क्लिनिकल एंड पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट ऐसे मिला के, तो थर्ड एंड फोर्थ ईयर में आपके क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं। तो उसके लिए जो आपको बेसिक्स चाहिए होते हैं वो आपके फर्स्ट और सेकंड ईयर से आते हैं। जितना मैं 3 साल में एमबीबीएस को समझ पाया हूँ, तो देखो यार पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा है, बट द थिंग इज़ ना, क्योंकि देखो तुम खुद सोचो, अगर तुम एक डॉक्टर बन रहे हो, तुम्हारे पास एक पेशेंट आएगा अपनी दिक्कत लेके, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हारे पास जो तुम्हारी नॉलेज है वही तुम्हारा सारा सहारा है, तुम्हारा और उस पेशेंट का भी। तो तुम्हें इस काबिल बनना है कि तुम्हारे पास अगर कोई पेशेंट आ रहा है तो तुम उसे ठीक करके भेज सकते हो। तो यार पढ़ना तो पड़ता है डेफिनेटली, और जो मेनली हमारे एग्जाम्स का टाइम होता है उसमें तो यार दिन रात दोनों टाइम पढ़ना होता है। सब लोग एक कॉफ़ी साथ में लेके बैठते हैं और बार वो चल रहा होता है, 3 दिन सो नहीं रहे हैं। ये खुद रात की कैफी लेते हैं उस टाइम पे। वैसे तो मुझे कंफर्म था कि मैं डॉक्टर ही बनूंगा, लेकिन अगर ऐसा होता कि अगर कोई पूछता ही है कि इसके अलावा क्या, तो मैं कहूँगा कि यार क्रिकेटर बनता था कभी दिल में कि यार एक बार तो आईपीएल भी खेल लूँ, ठीक है एमबीबीएस के साथ साथ आईपीएल खेल लूँ, बढ़िया मजा आ जाएगा। साइकेट्री एज अ ब्रांच इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि इसमें हम जब एक कॉमन मैन से बात करते हैं इस बारे में कि यार मेंटल हेल्थ इश्यूज़ और इस सब के बारे में, तो यार उसे लगता है कि जिसे भी मेंटल हेल्थ इशू है वो पागल है। ठीक है, दैट इज़ बहुत बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है वो चीज़। तो हमें भी एज ह्यूमंस, हम भी जिस सोसाइटी में रहें, हमारे में भी थोड़ी ना थोड़ी वो बात रह जाती है कहीं ना कहीं। तो हमारे जैसे क्लासेस में हमारा तो सबसे पहले वो मिसकंसेप्शन क्लियर किया गया कि यार इट्स जस्ट अनदर डिसीज़। सो हेलो एंड वेलकम टू द सीजन 2 ऑफ मेड टॉक्स, जहां पर हम मिलते हैं मेडिकॉस से और करते हैं ढेर सारी बातें उनकी मेडिकल की जो पढ़ाई है उससे रिलेटेड, नीट की तैयारी से रिलेटेड, और क्या क्या एवेन्यूज़ हम लोग सर्च कर सकते हैं एमबीबीएस के बाद और एमबीबीएस के टाइम पे क्या क्या चीज़ें आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानते हैं। आज का एपिसोड थोड़ा सा ज़्यादा खास है। क्यों? क्योंकि वो इसलिए खास है कि अगर आप एक नीट 2025 के एस्पिरेंट है या नीट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए जो ये हमारे गेस्ट हैं वो एक मेंटोर की तरह काम करेंगे। आप लोगों को नीट की तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। किस तरह से ये हेल्प करेंगे, क्या आपकी हेल्प करेंगे, उसके बारे में पॉडकास्ट में आप लोगों को आगे पता लगेगा। सबसे पहले स्वागत करते हैं अथर्व का। अथर्व, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सो कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप बताइए। अब मास्क उतार दिया अभी आपने। अभी दिल्ली का हाल तो ख़राब ही है, मास्क तो पहनना ज़रूरी हो गया है। सही यार, सही, बहुत ज़्यादा। मतलब क्या है आज का AQI? होगा 500 के ऊपर तो हो गई। 500 मतलब नॉर्मल सी बात हो गई है यार। ये मतलब ऐसा फन नहीं होना चाहिए, बट हाँ ठीक है, काफ़ी नॉर्मल सी बात हो गई है दिल्ली वालों के लिए। सो कैसा चल रहा है? अभी आपका 3rd ईयर है एमबीबीएस में, कैसा एक्सपीरियंस है अभी तक का? अभी तो सभी कुछ चल रहा है, पढ़ाई मस्ती सारा साथ साथ ही चल रहा है अभी। सब साथ साथ चल रहा है। VMMC में भी आप हैं, सफदरजंग जो हॉस्पिटल है उसके साथ ये जो है कंबाइंड है। एक बार आपने बताया था कि VMMC और मौलाना आज़ाद में आपको चॉइस मिली थी कि आप दोनों में से किसी में जा सकते हैं। VMMC चुनने के पीछे कोई ख़ास कारण? डेफिनेटली। तो यार मुझे पर्सनली चूज़ करना था VMMC और मैमसी के बीच में। देन मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी इसके ऊपर, क्योंकि देखो यार कॉलेज चूज़ करने में ना सबके अलग अपने पैरामीटर्स होते हैं। सबका मतलब जो पैरामीटर मेरे थे वो सबके लिए सेम नहीं हो सकते। तो मेरे जो चीज़ें सोची थी तब मेरे लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि यार जो लोकेशन है, तो मेरे लिए जो साउथ दिल्ली वॉज प्राइम लोकेशन, एक चीज़ वो थी। एंड दूसरी थी जो वहाँ पे जो रूम अकोमोडेशन होता है उसमें मौलाना आज़ाद में ज़्यादा लोगों के एक रूम में वो अकोमोडेट करते हैं, वेयर एज इन VMMC हमें अभी भी डबल ऑक्यूपेंसी के रूम्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो दैट वाज अ प्रायोरिटी फॉर मी, वो एक चीज़ थी। एंड दूसरी चीज़ ये थी कि जो PG कोटा होता है उसमें जो मतलब हमारा जो UG to PG का रेशियो चलता है वो अभी के लिए इट इज़ फेवरेबल फॉर अप, ये जो मतलब फर्दर स्टडीज़ हैं उसके लिए ज़्यादा फेवरेबल होता है। आगे का तो पता नहीं, बट अब मतलब मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और समझना चाहता हूँ कि PG कोटा फेवरेबल का मतलब क्या है यहाँ पर? मतलब आपको PG में एडमिशन लेने के लिए आसानी होगी इसमें कि अगर आप VMMC में रहेंगे? डेफिनेटली।
क्योंकि VMMC जो है ये IPU के अंदर आता है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। तो उसमें जो कॉलेजेस हैं उनके अगर हम UG के सीट्स और PG के सीट्स का टोटल निकालें और उसका एक रेशियो ले लें, जैसे सिंपल मैथमेटिक्स, तो वो रेशियो DU के कंपैरिजन में, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है जिसमें हमारा मौलाना आज़ाद UCMS वगैरह आते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा है कि नंबर ऑफ PG सीट्स आर मोर इन कंपैरिजन टू द UG स्टूडेंट्स दैट आर स्टडिंग इन दोस पर्टिकुलर कॉलेजेस। बट ये ट्रेंड अभी के लिए है, आगे के बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि अभी नए कॉलेजेस में सीट्स बढ़ रहे हैं, तो उसके भी बच्चे अब धीरे धीरे कम्पीट करेंगे 2019 से, तो अभी उस पर कमेंट करना मुश्किल है, बट सिंस एज ऑफ नाउ अभी वो रेशियो इज मोर फेवरेबल। नाइस नाइस नाइस, मतलब कि आप लोग ज़्यादा आसानी हो सक कंपैरेटिवली ज़्यादा आसानी हो सकती है आप लोगों को एक PG सीट पाने में एज़ कम्पेयर टू DU स्टूडेंट्स। सही सही सही। और जिन लोगों को नहीं पता था अभी तक कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं मौलाना आज़ाद और UCMS जैसे कॉलेजेस, लेडी हार्डिन भी शायद LHMC भी आता है। हाँ, उसमें भी वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। सो एक नई नॉलेज आप लोगों को इस पॉडकास्ट में हमेशा मिलती रहती है। तो अथर्व, थोड़ा सा आपकी नीट प्रिपरेशन के बारे में जानना चाहूँगा। कैसे शुरू किया आपने नीट की तैयारी को? और आपकी नीट प्रिपरेशन में शायद एक एक्स फैक्टर ये भी है कि उस टाइम पे जब आपने शुरू किया था तब कंडीशंस फेवरेबल थी, बट उसके 1 साल बाद ही पेंडेमिक आया। तो बताइए थोड़ा अपनी प्रिपरेशन के बारे में। मेरी प्रिपरेशन तो शुरू करी थी वो एक क्लासिकल स्टूडेंट जो करता है 10th के बाद कि यार अब 2 साल नीट या JEE की पढ़ाई करेंगे, तो मैंने नीट चूज़ किया था। सही। तो मैंने 11th में ज्वाइन किया था एक ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट। देन वहाँ से कुछ महीनों तक सिलसिला जारी रहा, जो सब नॉर्मल चल रहा था कि लोग क्लासेस जा रहे हैं और वापस अपने जो जहाँ पे कोचिंग है वहीं पे जब उसका रेसिडेंस है। लेकिन उसके बाद 2020 में आया पैंडेमिक, तो उसकी वजह से सब कुछ ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गया था, मतलब सारी पढ़ाई ऑनलाइन हो रही थी। तो उसमें मैं कहूँगा कि एक वो ना एक बहुत डिसाइडिंग फैक्टर हो गया था, क्योंकि बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ना और ऑफलाइन पढ़ने में बहुत फ़र्क होता है। कुछ तो हमने उसी टाइम पे हमने ये चीज़ नोटिस करी कि कुछ बच्चे ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा पढ़ पाते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा पढ़ पाते हैं, बट उस तब तक लोगों को जो है एक्सपोजर नहीं था इस चीज़ से, क्योंकि अब तक ऑनलाइन किसी ने पढ़ा नहीं था। तो हम सबके लिए डेफिनेटली पूरी तरह से नया एक्सपीरियंस था उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। सही। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने हमें बताया था कि जो आपकी कोचिंग थी वो कोई फैंसी बड़े नाम वाली कोचिंग नहीं थी। एक नागपुर की एक लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ से शुभान सेन गुप्ता ने भी पढ़ाई करी है। अभी AIR1 जो है शुभान सेन गुप्ता, उन्होंने भी पढ़ाई करी है। सो क्या मतलब एक फैक्टर था कि आपने उस कोचिंग में जाना ज़्यादा प्रेफर किया बजाय कि उन कोचिंग्स के जो जिनका नाम बहुत ज़्यादा चलता है, जिनका बहुत ज़्यादा मतलब अगर कोचिंग लेनी है तो इधर चले जाओ उधर चले जाओ, ऐसे जो स्टूडेंट्स को बताया जाता है कई बार कि ये बेस्ट हैं, तो उनको छोड़कर एक ऐसे कोचिंग में जाना। बेसिकली वानखेड़े मैम की कोचिंग में आप, वानखेड़े एकेडमी में आप गए थे पढ़ने, तो क्या था आपका? एक्चुअली प्रीवियस रिजल्ट्स चेक करे थे, एंड दूसरी चीज़ ये थी कि मेरे जो स्कूल के सीनियर थे, एक वो भी 2019 पास आउट थे, तो उन्होंने भी वहीं से प्रिपेयर किया था, तो उनसे गाइडेंस लेके, और बाकी उस टाइम पे मेरे ख्याल से जो बहुत नामचीन इंस्टीट्यूट्स हैं वो नए थे तब, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ वेरी न्यू इंस्टीट्यूट, इट वाज ज़्यादा प्रेफरेबल था कि हम एक पुरानी इंस्टीट्यूट को चूज़ करें जिसका हमारे पास रिजल्ट्स पहले से अवेलेबल हो कि हाँ दिस वाज देयर रिजल्ट्स इन देयर पास्ट ईयर्स। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो यार कोचिंग एक आपने उस वाले को प्रेफर किया जो थोड़ा सा ओल्ड था, बट ये है कि नागपुर का अपना लोकल था। बट 2020 के बाद जब सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई तब पढ़ाई में कैसे चेंज आया था? तो पढ़ाई में मेन चीज़ तो वही हो जाती है, जो हमारे डिस्ट्रैक्शंस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जैसे हमने मोड शिफ्ट कर दिया ऑनलाइन की तरफ, तो डेफिनेटली हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, हमारा जो हमारे डिवाइसेस के साथ जो कांटेक्ट टाइम था वो बढ़ गया है। तो उस वजह से जो हमारा पढ़ाई पे इफेक्ट होता है दैट इज़ वेरी मतलब एडवर्स, क्योंकि होता यह है कि हम वैसे तो फ़ोन उठाते हैं हमारी पढ़ाई के लिए, बट वो कब हमारे लेक्चर से वो इंस्टाग्राम खुल जाता है पता नहीं चलता है। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर जो मैं कहूँगा वो हमारे जो ऑनलाइन जो स्टडी मेथड है उसमें यही लगा कि जो डिवाइसेस का हमारे साथ कॉन्टैक्ट बढ़ रहा है वो ज़्यादातर लोगों को एडवर्सली इफेक्ट कर रहा था। सही सही सही। और डिवाइसेस के इफेक्ट को फिर कम कैसे किया गया? तो डिवाइस का इफेक्ट करने का मैं कहूँगा 2 पार्ट में इसको डिवाइड करूँगा।
एक तो मेन चीज़ ये है कि तुम्हारा इनर सेल्फ क्या कहता है, कि तुम्हारा इनर मोटिवेशन जिसकी हम बात करते हैं कि यार तुम्हें अंदर से कोई चीज़ करने का कितना मोटिवेशन है। तो पहली चीज़ तो यार तुम्हारे मन में ये होनी चाहिए कि तुम्हारी प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए कि यार मेरा अभी मेरे लाइफ में गोल क्या है। अगर आपका गोल है अभी कोई एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना, तो आपका फ़ोन के साथ इतना ही रिश्ता होना चाहिए कि आप उसको फ़ोन आप अपने हाथ में लो, अपने लेक्चर देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो, टेस्ट दो एंड दैट्स इट। बाकी टाइम अपने नोट्स एंड अपनी जो रिवीजन है वो करनी है। तो पहली चीज़ तो ये है, तो आपका अपना वाई मतलब स्ट्रॉन्ग करना है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप फिर भी मानते हो कि यार एक बार हाथ में फ़ोन आता है फिर रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए आप कोई भी प्रोडक्टिविटी ऐप्स यूज़ कर सकते हो। अभी तो गूगल अपना इनबिल्ट भी एक डिजिटल वेलबींग का ऐप आपको प्रोवाइड करता है। एंड जैसे और भी एप्लीकेशंस है फॉरेस्ट करके, जिसमें आप अपने फ़ोन को कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए आप ऐसे लॉक कर सकते हो कि आप उसको ओपन नहीं कर सकते, ओपन नहीं कर सकते। सही 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 सही। अच्छा ये बताइए कि जो मेनली होता है कि अभी की थ्योरी बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं लोग, थ्योरी पढ़ते हैं, लेक्चर्स देखते हैं, उसी को पढ़ाई मान लेते हैं, फिर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं करते। 2-4 क्वेश्चन सॉल्व किए, हाँ हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया। मतलब जैसे स्कूल वाला एक अप्रोच होता था हमारा कि क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, बैक की एक्सरसाइज थोड़ी सी कर ली एंड देन हो गया, हमारा चैप्टर हो गया। तो उस चीज़ से कैसे निकले और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करी आपने? तो यार देखो, दो ना हमारे प्रिपरेशन में दो एस्पेक्ट है। एक हमारा है सिलेबस कवरेज जो हमें करना है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ आपके थ्योरी। एंड उसके बाद जो हमारा मेन फोकस है कि यार थ्योरी कितनी चाहे पढ़ लो, उसको तुम्हें प्रैक्टिकल यूज में लाना है, दैट इज क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो उसके लिए ये जो एग्जाम में जो हमें ये हमारा आउटपुट निकालना है, उसके लिए हमें जो हम थ्योरी पढ़ते हैं उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। मैं कहूँगा कि अप्रॉक्स पर चैप्टर तुम्हें 150 से 200 क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही पड़ेंगे, क्योंकि उसके अलावा तुम्हें ये भी पता नहीं चलेगा कि तुम्हें टॉपिक अच्छे से समझ में आया भी है या नहीं। सही बात। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इज जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज तुम्हारा थ्योरी जितना आप कवर कर रहे हो। तो आपके टाइम पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया था नीट के एग्ज़ाम में, विच वाज सेक्शन बी। तो आप लोगों के टाइम पे कैसा था वो एक्सपेरिमेंट? मतलब आप लोगों के लिए हेल्पफुल था या कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला था, कैसा था? तो यार डेफिनेटली सेक्शन बी लाना वाज, आई डोंट नो वो क्यों लाया गया था, बट मेरे लिए मोर ऑफ अ कंफ्यूजिंग टाइप ही था वो। क्योंकि यार देखो, जब बात ऐसी है ना, तुम्हें 20 अगर मैं 20 क्वेश्चन दे दूं, तो उसमें से कहूँ कि यार 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लो कोई भी, तो उसमें ना बच्चे के मन में एक बायस आ जाता है कि यार अगर मैं पहले के 2 क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मुझे लगता है कि यार तीसरा क्वेश्चन ना आसान होगा, मैंने जो पढ़ रखा उसमें से आएगा। बट इस चीज़ में ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं कि यार क्योंकि वो अगला भी नहीं आ रहा होता, फिर लगता है 4th वाला भी नहीं आ रहा, फिर लगता है 5th वाला भी नहीं आ रहा, फिर हम सोचते हैं फर्स्ट वाला ज़्यादा आसान था तो फिर से फर्स्ट वाला पढ़ लिया। तो ये सब के चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। सो मेरा इसमें अप्रोच यही थी कि यार तुम ना अपना सिलेबस कवरेज पूरा रखो, कि जो आगे सवाल आया उसको सॉल्व करो, सिंपल सी बात है। उसका अगर तुम्हारा आंसर आ गया, डेफिनेटली उसको टिक करो, आगे बढ़ो। अगर नहीं आता देन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़े टाइम में न्यूज़ आ जाएगी सेक्शन बी हटाने की, तो वो एक शायद पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है, कन्फ्यूजन सारा हट जाएगा एक तरीके से। सही 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 सही। अच्छा, लॉकडाउन के टाइम पे जो आपने पढ़ाई करी, उस टाइम पे मेंटल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा। मतलब स्टूडेंट्स को क्या बोलूं, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको मेंटल स्ट्रेस था, पूरी दुनिया को ही मेंटल स्ट्रेस हो रखा था। उस टाइम पे पढ़ाई को कंटिन्यू करना तो, और नीट जैसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना, वो किस तरीके से किया आपने? तो पैंडेमिक का टाइम तो हम सबको जैसे पता ही है बहुत स्ट्रेसफुल था सभी के लिए, बच्चों से लेके बूढ़ों के लिए, सभी के लिए दैट वाज वेरी मतलब क्रूशियल टाइम था, जो कि बहुत डिफिकल्ट टाइम था मैं कहूँगा। तो उस पॉइंट पे जैसे मैंने अभी जो एम्फेसाइज किया बात पे कि तुम्हारा वाई स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कि यार थोड़े दिन तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई इतनी नई चीज़ आती है तो सबका डरना घबराना दैट इज़ वेरी नॉर्मल। बट उसके बाद ना तुम्हें इतनी चीज़ पता है कि यार तुम अगर अपने आप को यहाँ से सेफ रख रहे हो, यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर आप अपने घर में सेफ हो, तो देन ओनली थिंग जो आपके पास करने के लिए दैट इज़ आपकी स्टडी। बिल्कुल ठीक है। तो वो सारी डिस्ट्रैक्शन कट आउट करके अपने आप को काम करके जो हमारा जो वाई जो मैंने का बात करी थी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि यार मेरे को अब मैं अपने गोल पे फोकस करूं या फिर मैं इस चीज़ का टेंशन लेके बैठ जाऊं कि पता नहीं दुनिया का क्या होगा। तो यार इससे अच्छा मैं खुद का पहले देख लूं, पहले खुद की दुनिया अच्छी कर लूं। ये ख्याल था कि छोड़ो यार, इन सबसे वैक्सीन नहीं बन रही, मैं ही डॉक्टर बन जाता हूँ। तो डेफिनेटली वही बात है यार, देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें खुद टेंशन लेना चाहिए, जैसे खुद का हो गया, बाकी चीज़ों का तुम्हें टेंशन नहीं लेना, उसके लिए और लोग हैं। तो अपने जो टेंशन लेने वाली बात है उसको मिनिमाइज करो, सबसे ज़्यादा फोकस अपनी पढ़ाई पे रखो, दैट्स इट। तो आपका डॉक्टर बनने का जो सपना था वो खुद का अपना था, या फिर पेरेंट्स ने कुछ सोचा था आपके लिए, ऐसा कुछ था, या फिर आपने कहीं और से इंस्पिरेशन ली कि आपको डॉक्टर बनना है?
नहीं यार देखो, जैसे मेरा तो मतलब पहले से डिसाइडेड था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, क्योंकि मेरे फैमिली में मेरे मामा जी डॉक्टर हैं। तो उनकी पर्सनालिटी देख के, दी सेंस ऑफ जितना वो लेवल ऑफ विजडम और कॉन्फिडेंस कैरी करते हैं, वो सब देख के मैंने बचपन में डिसाइड कर लिया था कि यार बनूंगा तो डॉक्टर ही। बाकी जब मुझे चूज करना था 10th के बाद, जो जहाँ सारे बच्चे चूज करते हैं कि यार अब क्या करना चाहिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ लाइफ जो हमें लेना पड़ता है इतनी कम उम्र में। बट हाँ, तब जब डिसीजन लेना था, तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे पूछा था कि यार तेरे को जो करना है तू कर, हम तुझे किसी चीज़ में फोर्स नहीं करेंगे, तू यही कर। बट उसमें मेरा डिसीजन फॉर्म था कि यार मुझे मतलब डॉक्टर ही बनना है। देन उसके बाद फिर देखते हैं कौन सी कोचिंग करनी है, एग्जाम भी कौन सा तो मुझे पता नहीं था। मुझे 10th के बाद ही पता चला कि अच्छा नीट एग्जाम होता है जिसको हम क्लियर करें फिर MBBS कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। नाइस नाइस नाइस। तो यार यहाँ पर मैं 2 मिनट लेना चाहूँगा और बताना चाहूँगा आप लोगों को कि नीट की तैयारी अथर्व ने करी। अथर्व अभी VMMC में है। तो अगर आप लोग अथर्व के साथ अपनी नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो उसका एक तरीका है। उसके लिए आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दिया गया है, वो फॉर्म फिल कीजिए एंड देन उसके साथ आप लोग अपनी डिटेल्स जैसे ही फिल करेंगे तो हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। हमारा टारगेट 2.0 बैच में अथर्व एक मेंटोर हैं, तो जो आपको हाथ पकड़कर पूरी तरीके से आपको गाइड करेंगे कि किस तरह से आपको नीट की तैयारी करनी है। तो अगर आप लोग भी अथर्व के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाके फॉर्म फिल कीजिए और हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। तो लेट्स गेट बैक टू अथर्व भाई। अब मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि नीट की प्रिपरेशन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्टिंग, ये सारी चीज़ों में होती रहती है। अब मुझे थोड़ा सा बताइए कि इसके बीच में क्या होता था। मतलब कि जब आप नहीं पढ़ रहे होते थे, जब आपका स्टडी टाइम ख़त्म होता था, या फिर जब आपने छोड़ दिया कि हाँ आप माइंड से निकाल दिया कि अब मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ, मतलब कि ये होता है कि थोड़ा रिलैक्स जब करते थे तो कैसे रिलैक्स करते थे अपने आप को? तो यार देखो, रिलैक्स करने का ना अपना सबका एक अलग तरीका होता है। मेरा तो एक वन ऑफ द बेस्ट यही था कि ना पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करो। क्योंकि आपका जो दिन भर की आपकी थकावट है, आपका जितना स्ट्रेस है, वो आप उनसे आधा घंटा भी बात करोगे, खाने के बाद वॉक कर लो एक आधे घंटे की, उसमें तुम्हारा सारा स्ट्रेस निकल जाएगा, तुम एक बार बात करोगे। बाकी दूसरी चीज़ है फ्रेंड्स। तो जो अब वो कहते हैं ना कि हेल्दी कंपटीशन मेंटेन करना, जो हमारे साथ वाले हमारे साथ पढ़ रहे हैं उनके साथ बातचीत करना, उनके साथ हमारे जो डाउट्स हैं उनको डिस्कस करना, उनसे सवाल पूछना, वो हमसे पूछेंगे, देन क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, देन कंसेप्ट चेक होंगे कि यार किसको कितना कंसेप्ट समझ में आया। बाकी ये सब के चक्कर में अभी तो चलो IPL का भी सीज़न आएगा। तो यार पर्टिकुलर मेरे टाइम पे तो ऐसा था कि अब मैं और मेरा दोस्त साथ में ऐसा होता था कि दिन भर हमने पढ़ाई करी, वहाँ से कुछ क्वेश्चंस हो गए, कुछ डाउट हो गए, जो कंसेप्चुअल डाउट्स भी होते थे वो हमने निकाल लिए, एक पन्ने पे निकाल लिए कि यार रात में डिस्कस करेंगे। अब वो पहले तो हम वही करते थे, उसके बाद समझ लो 1 घंटा हमने डाउट डिस्कस कर लिए और जो कंसेप्ट है डिस्कस कर लिए, एक दूसरे से सवाल पूछ लिया। उसके बाद आधा टाइम थोड़ा मस्ती का। तो उसमें एक्चुअली होता था, उसकी टीम थी मुंबई इंडियंस, मेरी थी चेन्नई सुपर किंग्स। तो उसमें हमारी होती थी घमासान लड़ाई, बेस्ट राइवलरी RCB भाई। तो उसमें वो अलग चक्कर था। वो जैसे हमने वो 1 घंटा तो हमारी पढ़ाई की बात हो गई, अब हमसे 20-25 मिनट लड़ेंगे। बढ़िया। तो इससे ना हमारा ऐसा भी होता था कि थोड़ा मतलब पढ़ाई से कनेक्टेड भी है। पर यार तुम्हारा दिमाग खराब तब नहीं हुआ था जब 2020 में IPL सस्पेंड हो गया था? नहीं मतलब दिमाग खराब होने के लिए वो तो सारी टेम्पररी चीज है। बाकी फिर वही बात है कि यार मेन चीज तुम्हारी क्या है। मेन चीज तो है, मतलब वैसे पूछ रहा हूँ कि मतलब थोड़ा तो हुआ होगा दिमाग तो, वो तो हुआ है। IPL नहीं हो रहा इस बार। वो तो हर बंदा उसको फील कर पाएगा उस चीज को तो कि यार। बट वही बात है कि एक पॉइंट के बाद तुम किस चीज़ को कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हो, उसी की बात आ जाती है कि हर चीज़ लिमिट में होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि हम पढ़ाई की बात 1 घंटा कर रहे हैं और वंस इन अ वाइल हम IPL डिस्कस कर रहे हैं 20-25 मिनट, तो वहाँ पे भी वही है कि मॉडरेशन की बात आ जाती है कि तुम चिल कर रहे हो तो अपना बस पढ़ाई का जो स्ट्रेस है उसको रिलीव करने के लिए, ऐसा नहीं कि तुम उसी में लगे हुए और पढ़ाई गई एक तरफ। तो तैयारी के टाइम पे क्रिकेट देखते कैसे थे? तो यार देखो, मेरा एक अप्रोच एक था कि यार मैं बिना देखे तो रह नहीं पाता था। मुझे तो यार मुझे पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। तो इसके ना 2 चीज़ें हैं। एक तो तुम किसी को डेथ ओवर देखना पसंद होता है, या किसी को होता है कि भाई मैं अपना फेवरेट प्लेयर का देखूंगा। चेन्नई फैंस को तो डेथ ओवर ही देखना पसंद होता है, तभी तो आते हैं थाला फॉर अ रीजन। तो वही बात है यार। तो मैंने ना ऐसे डिसाइड किया था कि यार देख, मुझे ना जो इंपॉर्टेंट मैच है मुझे लगता है मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसको मैं मानता था कि यार मैं ना एंड के 2-3 ओवर देखूंगा। मुझे पता होता था, सबको पता होता है यार 11:15 बजे जाके बैठ जाओगे तुम्हें मिल जाएगा आखिरी के 2-3 ओवर देखने के लिए। तो वो पता था चीज़। तो जैसे वो टाइम होता था मैं जाता था, 2-3 ओवर अपने देख लिए, मैच खत्म हो गया, वापस आके पढ़ने बैठ गए।
सही। ऐसा नहीं है कि तुम अब सोच रहे हो कि यार चलो 15 मिनट बाद जाना ही, अभी चल लेते हैं, 2-3 और देख लेंगे। फिर ऐसा लगता है चल भाई सेकंड इनिंग ही देख लेता हूँ, हाँ। वैसा लगता है भाई बॉलिंग कैसे छोड़ सकता हूँ यार। भाई तो सही वो बात बात है कि फिर पूरा मैच देखना मतलब कोई हाँ। मतलब नहीं रह जाता, फिर तुम्हारा फिर वो purpose ही 8 से defend हो 11 गया। का पूरा टाइम पूरा गया। टाइम चला गया, फिर तुम्हारा 8 से 11:30 के आसपास तुम्हारे 3.5 सही। घंटे वहीं चले गए। तो वही बात है, फिर से वही बात आ जाती है, की इज मॉडरेशन। एंड यू आर अ चेन्नई फैन, तो मैच तो डीप तक जाएगा भाई। सही है, सही है, सही है, सही है। सही, मतलब कि खाना खाते टाइम आप मैच हाँ, देखा खाना करते खाते थे। टाइम। सही सही यार। तो मतलब आईपीएल भी देखता थे भाई, और तैयारी भी करते थे उस टाइम पे, तो काफ़ी सही। अच्छा, फिर एडमिशन मिलने के बाद 2021 में फिर लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए? यार देखो, लाइफ में मैं कहूँगा चेंजेस का सबसे बड़ा चेंज तो यही था कि यार अब 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट से लेके अब मैं एक मेडिको बन गया हूँ। हाँ। सबसे बड़ा चेंज तो यही था कि सम आपके जो सारे आपके वेल विशर्स होते हैं, आपके कैसा रहता फैमिली है वो फ्रेंड्स, एक्सपीरियंस जब कोट और स्टेथोस्कोप मिलता है तो? यार वो तो ऐसे मतलब बता ही नहीं सकते। वो जब आप लगा के फील करते हो ना कि यार वो वो स्टेट, और वो जो आपको जब नया नया कोट मिलता है, आपकी वाइट कोट सेरेमनी होती है, तो यार वो फीलिंग बहुत अलग है। वो फीलिंग मैं कहूँगा कि शायद ही आपको इतनी अच्छी फीलिंग और कभी एक्सपीरियंस करने मिलेगी। तो मैं कहूँगा वन ऑफ दी मोस्ट मेरे लिए जो लविंग फीलिंग है, सबसे अच्छी फीलिंग मेरे लिए जो थी, एक जो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, वो मेरी वाइट कोट सेरेमनी थी। वाइट कोट सेरेमनी के बारे में थोड़ा नीट एस्पिरेंट्स को बताइए, क्या होती है वाइट कोट सेरेमनी और किस तरीके से आपको लैब कोट और वो दिया जाता है? यार देखो, अपना जो वाइट कोट सेरेमनी होती है उसमें हमारे जो फैकल्टीज़ होते हैं वो हमारा जो है कि एक ओरिएंटेशन कराते हैं। हमारा जो पूरा कोर्स रहेगा, हमारे जो पूरे 5.5 साल जो बीतेंगे हमारे MBBS के, उसके बाद वो इंटर्नशिप होगी। तो उस पूरे ड्यूरेशन को वो लोग बहुत ब्रीफ करके समझाते हैं। देन उसके बाद ये तो चलो एकेडमिक बात होगी, उसके साथ साथ जो हमें सोशल बातें याद रखनी है, हमारे जो एक कम्युनिटी है मेडिकल स्टूडेंट्स की एंड डॉक्टर्स की, उसमें हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये सब चीज़ें समझाई जाती हैं। देन उसके बाद हमारे जो फैकल्टी मेंटर्स होते हैं वो हमें जो हमारा वाइट कोट है वो खुद पहनाते हैं, कि हमारा नाउन अनाउंस होता है। देन हम आगे जाते हैं स्टेज पे, उसके बाद हमें जो है हमारा वाइट कोट पहना के दिया जाता है। तो वो फीलिंग ऐसे होती है कि यार हमें लिटरली एक अवार्ड मिल रहा है कि हमने जो इतनी मेहनत करी थी उसका ये अवार्ड है, जो कि हम कोई पैसे दे के भी नहीं खरीद सकता। दैट इज़ द थिंग इज़ कि यार तुम अर्न करोगे इसको अपनी मेहनत से। सही बात, सही बात, सही। बहुत खूबसूरत वो एक फीलिंग होती है। बहुत खूबसूरत फीलिंग। सही 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 सही। अच्छा, MBBS में आने के बाद फर्स्ट ईयर में आपका बीता, सेकेंड ईयर में, देन थर्ड ईयर में जब आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग्स होने लगी, तब पेशेंट्स को जब आप देखते थे तो कैसा, मतलब कोई कैसा एक्सपीरियंस रहता था पेशेंट्स के साथ जो एक्सपोजर है? क्योंकि VMMC जो है वो सफदरजंग हॉस्पिटल एशियाज लार्जेस्ट OPD है। एशियाज लार्जेस्ट OPD है। वहाँ पर VVIP से लेके ऐसा बंदा भी आएगा जो मतलब पॉवर्टी लाइन से एकदम नीचे है। तो कुछ लोग हैं जो अपनी बीमारी को आधा ठीक कर चुके होते हैं, उनको पता है कि कौन सी मेडिसिन लेनी है, क्या ब्लड प्रेशर था, कितना था, उसके हिसाब से क्या लेना था, क्या थे, तो वो अपने आप को आधा ठीक करके आए होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी बीमारियाँ ही नहीं पता। तो कैसा रहता था वो एक्सपीरियंस? तो यार जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, जैसे आपने मेंशन करा कि पेशेंट जो जनरली करते हैं ना, वो मेडिकल अटेंशन तभी सीख करते हैं जब चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। उसके पहले वो अपने घर के नुस्खे आजमाएंगे, किसी बाबा को दिखाएंगे, कोई बूटी पी लेंगे, है ना। तो यार ये सब चीज़ें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके बाद होता क्या है, हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा कुछ करना पॉसिबल नहीं हो पाता। एक स्टेज के बाद इट इज़ लाइक कि यार इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उसमें फिर उसके बाद फिर वही है, पेशेंट फिर उनको लगता है कि अरे डॉक्टर को कुछ आता यार नहीं है। आजकल बाबा तो बहुत दूर की बात है, केमिस्ट, आप फार्मेसी से जाओ, दवाई लेके आ जाओ, वो खुराक बना के दे देगा आपको। फार्मासिस्ट आपको प्रिस्क्रिप्शन देगा। यार यही सब यार बिल्कुल मतलब गलत चीज़ें हैं। मतलब तुम्हें एक प्रॉपर एक प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए अपनी सारी प्रॉब्लम्स के लिए। ऐसे फार्मासिस्ट या फिर किसी बाबा से या फिर किसी भी घरेलू नुस्खे से अपने आप को ट्रीट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, पॉडकास्ट से पहले हम लोग बात कर रहे थे, जो आपकी वो वाली क्लास होती है जिसमें आपका साइकोलॉजी थोड़ी सी पढ़ाई जाती है, साइकाइट्री पढ़ाई जाती है। कैसा एक्सपीरियंस होता है? मतलब डिफरेंट तरह के चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें आपको सीखने को मिलती हैं? तो देखिए, साइकेट्री एज अ ब्रांच इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि इसमें हम जब एक कॉमन मैन से बात करते हैं इस बारे में कि यार मेंटल हेल्थ इश्यूज़ और इस सब के बारे में, तो यार उसे लगता है कि जिसे भी मेंटल हेल्थ इशू है वो पागल है।
ठीक है, दैट इज़ बहुत बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है वो चीज़। तो हमें भी एज ह्यूमंस, हम भी जिस सोसाइटी में रहें, हमारे में भी थोड़ी ना थोड़ी वो बात रह जाती है कहीं ना कहीं। तो हमारे जैसे क्लासेस में हमारा तो सबसे पहले वो मिसकंसेप्शन क्लियर किया गया कि यार इट्स जस्ट अनदर डिसीज़। तुम्हें किसी पर्टिकुलर चीज़ की हो सकता है, तुम्हें न्यूरोट्रांसमीटर की कमी है जिसकी वजह से तुम्हें कोई पर्टिकुलर सिम्टम्स आ रहे हैं। जैसे कोई भी डिजीज में होता है, तुम्हारी शुगर कम है, शुगर बढ़ गई तो कह देंगे कि यार डायबिटीज़ है, जस्ट एज दैट दवाई खाते हैं, ठीक हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही हम की मेंटल हेल्थ, जो हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसको भी हम नॉर्मलाइज करें, जिन्हें भी मेंटल हेल्थ इश्यूज से वो गुजर रहे हैं उनको हम एक प्रॉपर मॉरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करें। तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी कि हमारे लिए भी बहुत ऐसा एक आई ओपनर सेशन था वो। हमारे जो टीचर ने हमें बताया था कि एक साइकोलॉजिस्ट, एक साइकेट्रिस्ट और एक न्यूरोलॉजिस्ट में क्या क्या फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है इन तीनों में? तो जो चीज़ हम देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने कोई स्कैन किया तो उसमें हम देख सक रहे हैं कोई चीज़, तो वो जो है न्यूरोलॉजिस्ट डील करता है उसके साथ। एंड उसके बाद अगर ऐसी कोई चीज़ है कि आप कोई भी टेस्ट चला लो, आप कोई ब्लड टेस्ट चला लो, जितने ब्लड टेस्ट चला लो, कोई भी स्कैन कर लो, उसके बाद भी अगर आपको कोई कॉज नहीं मिल रहा है, दैट कम्स अंडर साइकेट्री। उसमें दो रोल होता है, एक साइकेट्रिस्ट का रोल होता है, एक साइकोलॉजिस्ट का रोल होता है। साइकोलॉजिस्ट इज द वन जो आपको आपके जो थेरेपी सेशंस आपने सुने होंगे जो मेंटल हेल्थ के लिए लेते हैं, वो साइकोलॉजिस्ट आपके जो अटेंड करते हैं। एंड साइकेट्रिस्ट इज समवन जो भी मतलब आपके सेशन अटेंड करते हैं, उसके साथ साथ दे कैन ऑल्सो प्रिस्क्राइब यू ड्रग्स। तो दैट इज कि मेन क्रक्स यहाँ से यही है कि यार जो मेंटल हेल्थ इश्यूज है वो बिल्कुल अपने जो फिजिकल कोई दिक्कत होती है वैसे ही है, उसके लिए भी दवाई लेके लोग ठीक होते हैं। सो इस बारे में ज़्यादा खुल के बात हो तो इसमें ज़्यादा अवेयरनेस फैले, दैट इज़ आवर पर्पस। नाइस। होपफुली यार अथर्व के जो टीचर हैं उनसे हमें बात करने का मौका ज़रूर मिलेगा, तो और ज़्यादा इसके बारे में चर्चा होगी। MBBS की पढ़ाई में और ऐसी क्या नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं आप लोगों को जो आपकी बॉडी के बारे में आप पहले नहीं जानते थे? यार देखो, नॉर्मल बॉडी फंक्शन सबको पता है, खाना खाएंगे पेट में जाएगा उसके बाद, लेकिन इसके जो डिटेल्स हैं, छोटी छोटी डिटेल्स कि कौन सा खाने के, जैसे हम कहते हैं कि खाना खाने के जज्बात आपको चाय नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि जैसे जिन लोगों को आज की डेट में बहुत सारे लोगों को आयरन डेफिशिएंसी है हमारी कंट्री में, एज कंट्री एज इंडिया। तो इसके चक्कर में क्या होता है ना, जो चाय होती है, अगर आप खाने के जज्बात लेते हैं तो चाय जो है आपके बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन कम करती है, इसलिए कभी भी खाने के बाद चाय को प्रेफर नहीं करा जाता। नाश्ते के बाद चाय पीते यार सब लोग? हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ यार, तुम लोग चाय पीते हो कि नहीं पीते? और सुबह सबसे पहली चीज़ जो होती है वो इंडियंस चाय लेते हैं मोस्टली नॉर्थ इंडिया में, तो उसके बारे में भी कुछ टिप्पणी हो जाए फिर। तो एक्चुअली खाली पेट चाय लेना भी सही नहीं है, क्योंकि रिसर्चर्स ने ये बताया है कि चाय आपको लेनी भी है तो इट इज़ मोस्ट प्रेफरेबल कि आप आफ्टरनून में लो, क्योंकि कैफीन आपका इंटेक जो होगा वो अगर रात में ज़्यादा होगा तो आपको फिर सोने में दिक्कत जाएगी। सो इट्स बेस्ट कि आप शाम को 5 बजे से पहले ही जितना कैफीन इंटेक कर रहे हो वो आपका अगर रहे तो ज़्यादा अच्छी बात। मतलब कितने लोग तो सिर्फ डॉक्टर चेंज कर देते हैं अगर डॉक्टर बोल दे चाय मत पियो तो काफ़ी ज़्यादा ऐसा होता है। और क्या फैक्ट्स होते हैं, थोड़ा बताओ यार हमें। क्या हमारी बॉडी में हम नॉर्मली जनरली क्या चीज़ें गलत करते हैं अपनी बॉडी के साथ? नॉर्मली एक मैं कहूँगा एक्सरसाइज को लेके कि कुछ लोग, ज़्यादातर लोग तो एक्सरसाइज करते ही नहीं है, कि हमारा जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है उससे भी कम ही करते हैं। और बाकी कुछ लोगों का एक ये कंसेप्शन होता है कि यार फैट जो रनिंग होता है उससे फैट लॉस होता है। सो दैट इज़ अ मिसकंसेप्शन कि रनिंग फॉर फैट लॉस इज़ मतलब बिल्कुल भी प्रेफरेबल चीज़ नहीं है जी। फैट लॉस के लिए प्रेफर्ड होता है वेट ट्रेनिंग, जो कि ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं, उनको लगता है कि यार इससे तो मतलब इंजरी हो जाएगी। डेफिनेटली अगर फॉर्म गलत है तो फिर तो किसी भी एक्सरसाइज से इंजरी होने के चांसेस है, बट आपका अगर फॉर्म सही है तो फॉर जैसे सिर्फ मसल गेनिंग के लिए भी नहीं, अगर आपको फैट लॉस भी करना है तो दी बेस्ट मेथड फॉर इट इज़ मेरे ख्याल से वेट ट्रेनिंग ही है। नहीं, आई हैव बिन फैट सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड मैं कह सकता हूँ कि बहुत लोग मुझे बोलते हैं अरे बेटा सुबह सुबह उठ के भागा करो। किससे भागूँ भाई, कहाँ भागूँ, क्यों भागूँ भाई? मैं लिटरली, क्योंकि मैंने फ़ैट लॉस भी किया है दोस्तों एक टाइम पे जाके। अभी मैं बहुत ही ज़्यादा वैसे हूँ, बट लिटरली वेट ट्रेनिंग का असर तो बहुत ज़्यादा होता है। आपकी एनर्जी लेवल्स में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आता है। डेफिनेटली। तो क्या और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपनी डाइट वगैरह में इंक्लूड करने चाहिए? तो यार देखो, अभी तो मैं कहूँगा कि जो टिपिकल इंडियन डाइट होती है उसमें सबसे डेफिशिएंट अगर कोई मैक्रो न्यूट्रिएंट है वो है प्रोटीन। हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मोटा मोटी होती है कार्ब्स, हमारे प्रोटीन, फैट्स और हमारे जो विटामिन्स एंड मिनरल्स हम जो साथ में लेते हैं। तो इंडियन डाइट में कार्ब्स भर भर के हैं, हम रात में इतनी ज़्यादा चावल दाल चावल, हाँ,
ठीक है, तो वो हमारे जो डाइट में सबसे ज़्यादा लैकिंग है वो प्रोटीन है। तो इसमें मैं कहूँगा कि जितने लोग अपने डाइट में प्रोटीन बढ़ा सकें, जो यार देखो सबको वे प्रोटीन और सप्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। देखो अगर तुम डाइट से अगर अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा कर पा रहे हो तो इट इज़ डेफिनेटली सो आपको वही करना चाहिए। लेकिन अगर आपको आपका जो रिक्वायरमेंट वो पूरा नहीं हो रहा है, देन यू कैन गो फॉर सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स जो रिसर्चर्स में बताया कि हाँ दिस इज जेन्युइन टू यूज़, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। बट किसी भी तरह से आपकी बॉडी को प्रोटीन चाहिए हर चीज़ के लिए, नॉट जस्ट कि सिर्फ मसल जो बिल्ड करते हैं, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उन्हीं को प्रोटीन की ज़रूरत होती है। वी एज नॉर्मल इंडिविजुअल्स भी है जो सबको है 0.8 to 1 ग्राम पर किलोग्राम पर डे हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हम अगर मैं समझ लो मैं फॉर एग्जांपल कोई 70 किलोस का है तो उसको रोज 70 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत है। तो वो बंदा आपके डाइट से पूरा करे या फिर डाइट प्लस एक सप्लीमेंट ऐड करे, तो विच एवर वे इट वर्क्स। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अथर्व सिर्फ हेल्थ एडवाइसेस ही नहीं देते हैं, वो नीट एडवाइसेस भी देते हैं। तो अगर आप लोग टारगेट 2.0 ज्वाइन करते हैं तो अथर्वा विल बी योर मेंटोर एंड ही विल बी गाइडिंग यू टुवर्ड्स योर नीट जर्नी इन नीट 2025 एज वेल एज नीट 2026। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाइए फॉर्म फिल कीजिए एंड आवर टीम विल कॉन्टैक्ट यू। नाउ कमिंग बैक टू अथर्व, यार बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपने हमें बताई जो जनरली लोग करते हैं। मोटे हो गए, भागना शुरू कर दो, और सुबह उठे सुबह की चाय तो सबको चाहिए ही चाहिए। अब मुझे ये जानना है कि जैसे आप मेडिकॉस अब और क्या क्या चीज़ें ऐसी करते हो, आगे के लिए अब आप कितना सोच रहे हो? मतलब कि 3rd ईयर में अभी आप हो, क्या ये बहुत जल्दी आगे के लिए सोचना है या अभी से आप लोगों ने आगे के लिए सोचना शुरू कर दिया है, पीजी के लिए या फिर आगे की लाइफ में आप क्या करोगे उसके लिए? जो देखो जनरली एक थंब रूल वही होता है कि फर्स्ट सेकंड ईयर में बोलते हैं कि यार स्टैंडर्ड बुक्स जितने पढ़ सकते हो वो पढ़ो, क्योंकि फर्स्ट सेकंड ईयर योर बेसिक्स जो आपके जो प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट होते हैं, प्री क्लिनिकल एंड पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट ऐसे मिला के, तो 3rd and 4th ईयर में आपके क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं। तो उसके लिए जो आपको बेसिक्स चाहिए होते हैं वो आपके फर्स्ट और सेकंड ईयर से आते हैं। तो उसके बाद 3rd ईयर से जनरली सारे बच्चे को अपने जो पीजी की तैयारी कर रहे होते हैं उसके लिए कोचिंग फिर से शुरू कर देते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों इसमें अवेलेबल होते हैं। बाकी जिसको अगर कोई सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना होता है, मतलब जो भी उनको आगे परस्यू करना है उसके हिसाब से वो लोग जनरली उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। सही। तो उसके बाद भी यार देखो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि जो हर बंदा एमबीबीएस कर रहा है उसके बाद वो पीजी ही ले। बहुत सारे लोग, जैसे मैंने अभी मेंशन किया कि कोई सिविल सर्विस का एग्जाम देता है, फिर कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बिजनेस की ओर जाते हैं, एमबीए वगैरह कर लेते उसके हैं। बाद डेफिनेटली, तो उसके बाद भी ना यार ऐसा नहीं है कि तुम्हारे जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो हैम्पर हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद भी तुम अपनी एमबीबीएस खत्म करने के बाद भी अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो, जो भी चीज़ तुम ट्राई करना चाहते हो ट्राई कर सकते हो, उसमें कोई ऐसी तुम्हें कोई लिमिटेशन नहीं लगा रहा है उस पर। अच्छा भाई, बोलते हैं लोग कि यार बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है एमबीबीएस में, बहुत सारी किताबें, मोटी मोटी किताबें होती है, बहुत मतलब कि ऐसा मामला रहता है कि तुम्हें सोने का भी टाइम कई बार नहीं मिलेगा। अभी आप भी बता रहे थे कि आपके भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो सर्दियाँ तो आपकी रूम के अंदर ही बीतती हैं, ऐसा कुछ बता रहे थे। तो थोड़ा उसके बारे में बताइए कि सच में बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है या फिर लोगों के बीच में ये कुछ मिसकंसेप्शन है, या फिर जो मिसकंसेप्शन है वही सही है, और जो नीट एस्पिरेंट्स हैं वो जो नीट के लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हैं उनको क्या सच्चाई आप बताना चाहते हो एमबीबीएस की? यार देखो जितना मैं 3 साल में एमबीबीएस को समझ पाया हूँ, तो देखो यार पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा है, बट द थिंग इज़ ना, क्योंकि देखो तुम खुद सोचो अगर तुम एक डॉक्टर बन रहे हो, तुम्हारे पास एक पेशेंट आएगा अपनी दिक्कत लेके, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हारे पास जो तुम्हारी नॉलेज है वही तुम्हारा सारा सहारा है, तुम्हारा और उस पेशेंट का भी। तो तुम्हें इस काबिल बनना है कि तुम्हारे पास अगर कोई पेशेंट आ रहा है तो तुम उसे ठीक करके भेज सको। तो यार पढ़ना तो पड़ता है डेफिनेटली, और जो मेनली हमारे एग्जाम्स का टाइम होता है उसमें तो यार दिन रात दोनों टाइम पढ़ना होता है। सब लोग एक कॉफ़ी साथ में लेके बैठते हैं और बार वो चल रहा होता है, 3-3 दिन सो नहीं रहे हैं। ये खुद रात में कैफीन लेते हैं उस टाइम पे। देख यार एक नॉर्मल हेल्दी, वो तो चलो एक आइडियल सी सिचुएशन हो गई, लेकिन जब होता है एग्जाम आ रहा है तो फिर वो तब वो कोई ऑप्शन बचता नहीं है कि तुम्हारी इतनी बुरी हालत हो जाती है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, भले तुमने साल भर पढ़ रखा होगा बट एंड में ऐसा ही होता है कि यार कुछ नहीं याद हो रहा, तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा होता, बट तुम्हें पढ़ के जाना ही पड़ता है फिर से एक बार एग्जाम में लिख के आने के लिए। तो यार वंस इन अ वाइल चीजें चलती है, लाइफ डज नॉट, मतलब कभी हमेशा लाइफ परफेक्ट नहीं होती है, ठीक है, कभी कभी जस्ट पुलिंग योर लेग भाई। नाइस नाइस नाइस। मतलब ये सोचो ना, मेरे ना एक नोन में एक डॉक्टर है, मतलब ही वाज लाइक हमको एडवाइस दे रहे थे वो कि बेटा ये खाया करो, ये सारी चीज़ें खाया करो,
इसमें अच्छी चीज़ें होती हैं, तला हुआ मत खाओ, ज़्यादा जंक फूड मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ। समोसा खाते हुए बता रहे थे तो काफ़ी बार ये चीज़ें थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती है कि अंकल आप समोसा खा रहे हो। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अच्छा, तो हिपोक्रेटिस जो ओथ होती है एक, उसके बारे में थोड़ा यार बताइए कि वो आपको सेरेमनी के साथ दी जाती है या फिर अभी उसका टाइम आएगा आपके लिए? नहीं, एक्चुअली पहले ऐसा होता था कि जो व्हाइट कोट सेरेमनी होती थी उसके साथ ही हमें वो ओथ लेनी होती थी, बट ड्यू टू सम रीजंस हमारे बैच में जो हमारा करिकुलम है उसमें वो ओथ रिमूव कर दी थी, तो हमने वो ओथ नहीं ली फॉर एनी, मतलब जो भी रीजंस होंगे उनके, उन्होंने रिमूव कर दी थी वो। तो मतलब ये हर मेडिकॉज के लिए रहता है कि आप कभी भी पेशेंट को नहीं छोड़ोगे या वो नहीं करोगे, वो वाला जो करीना कपूर ने बताया था वही है या फिर वो ओथ होती क्या है? एक्चुअली बेसिकली हमारे जो एथिक्स होते हैं वो अभी भी वैसे ही हैं। हाँ। कि यार अगर आप किसी भी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो तो रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो किस कास्ट, कलर, रिलीजन, जहाँ से भी हो, कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी से हो, हम उसको इक्वल ट्रीट करेंगे। वो हमारा दैट्स इट, कि हम उसके डॉक्टर हैं, वो हमारा पेशेंट है। तो हमारी तरफ से जितना हो सकेगा हम उतना अच्छा, चाहे वो मुंबई इंडियंस का सपोर्टर हो, कोई बात नहीं, उसका सपोर्टर होगा तो भी हम उसे ट्रीट वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे हम एक सीएस के फैन को ट्रीट करेंगे, या फिर फॉर एग्जांपल कोई भी किसी भी टीम का फैन हो यार, कोई भी हो। सही बात। तो यार क्यों, और दूसरी चीज़ ये है कि यार हमें ना एक चॉइस देनी होती है कि ट्रीटमेंट होगा अकॉर्डिंग टू पेशेंट, कि हमारे पास कोई पर्टिकुलर कंडीशन है जिसके हमारे पास 5 ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, तो अब ये पूरे 5 ट्रीटमेंट हम ये पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे कि फिर उनसे पूछेंगे कि आप बताइए आपको इन 5 में सबसे ज़्यादा कौन सा प्रेफरेबल है अकॉर्डिंग टू योर, जो आप अफोर्ड कर सकते हो, आपकी इसके बाद जो आपकी जो लाइफ क्वालिटी रहेगी, इस सब को देखते हुए कि आप कौन सा प्रेफर करोगे, हमें पेशेंट से पूछना होता है। देन उसके बाद अकॉर्डिंगली हम वी कैन एक्ट। सही 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 सही। तो सही है यार, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने एमबीबीएस के बारे में अब तक जानी, और अभी 2 साल आपके बाकी हैं। इंटर्नशिप में आप क्या मतलब डायरेक्ट एज अ डॉक्टर आप ट्रीट कर रहे होते हैं या फिर किसी डॉक्टर के अंडर आप काम कर रहे होते हैं? तो यार देखो, इंटर्नशिप में ऐसा होता है कि फाइनल ईयर के बाद जब रिजल्ट होता है उसके बाद हमें जो है प्रीफिक्स में डॉक्टर हमारे पास आ जाता है। तो उसके बाद एज इंटर्न्स जब हम काम कर रहे थे, वी आर दी जूनियर मोस्ट डॉक्टर्स, जो हमारे इमरजेंसीज में हो गए, ओपीडीज में हो गए, हाँ। तो वहाँ पर होते हैं। तो हमारा काम इस बेसिकली वही है कि सीखना, क्योंकि हमारे से बहुत ज़्यादा सीनियर वहाँ डॉक्टर्स होते हैं जो कि हमसे पहले एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उनका, तो उससे हम तब सीख रहे होते हैं कि किस तरह से पेशेंट को किस तरह से अप्रोच करना है, किस तरह से उनसे चीज़ें पूछनी है, किस तरह से हिस्ट्री लेनी है, उसके बाद कौन से उनको इन्वेस्टिगेशंस बताने हैं। तो ये सब चीज़ें मैं तो कहता हूँ कि वो एक लर्निंग फेज़ ही है कि सारे डिपार्टमेंट में जाके हम यही सीखते हैं कि यार सबसे पहले तो पेशेंट से बात कैसे करनी है, पेशेंट को उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए हमें पेशेंट से रिलेटेड। वो एक हिस्ट्री वाली क्या कहानी थी, जब एक पेशेंट आया था, उसको लेफ्ट आई में प्रॉब्लम थी, फिर वो राइट आई में बता रहा, लेफ्ट आई में प्रॉब्लम थी, फिर वो राइट आई में बता रहा था, फिर वो दोबारा से लेफ्ट आई में बता रहा था, फिर आपने उसकी हिस्ट्री ली थी, तो फिर आपके जो मेंटोर हैं, जो आपके टीचर हैं, उन्होंने फिर आपको बताया था कि हिस्ट्री लेने के बाद क्यों उन्होंने वहाँ पे रेफ़र किया, क्या था वो? हिस्ट्री टेकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जब हम किसी पेशेंट को एक क्लिनिकल सेटिंग में देखते हैं, क्योंकि जैसे हम कहें कि उस पेशेंट की जो थी प्रेजेंटिंग कंप्लीट यही थी कि यार वो कह रहा था कि दिखाई देने में दिक्कत हो रही है, उसमें जैसे फॉर एग्जांपल लेफ्ट आई में देखने में दिक्कत हो रही है, तो बट उसको एज सच वो सही से लोकलाइज नहीं कर पा रहा था कि दर्द हो रहा है, कब हो रहा है, कब नहीं हो रहा है, उसे खुद ज़्यादा पता नहीं था। तो फिर हमने सोचा यार कोई विजिबल इफेक्ट तो दिख नहीं रहा कि कोई विजिबली कोई चोट दिख रही हो ऐसे। तो उसके बाद तो हमने कहा कि यार अब कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब कोई ऐसा डिफेक्ट तो है नहीं, इंटरनल कोई डिफेक्ट होगा, हमें मतलब कैसे पता कर सकते हैं। तो हमारे जो वहाँ पे जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि यार हिस्ट्री लेके आओ सही से। तो फिर हिस्ट्री में पता चला कि यार उनका ना एक फॉल की हिस्ट्री थी, तो उसके बाद उनके ब्रेन में इंजरी हुई थी। उसके बाद जब जो है सबसे पहले जो हमने जाके बात बताई, उन्होंने पहले तो उस पेशेंट को रेफ़र किया कि आप ना यार सिटी स्कैन करा के आओ पहले। तो वो बात वो थी कि उसके बाद उसके कई दिनों बाद पता चला कि उस पर्टिकुलर पेशेंट को ब्रेन ट्रॉमा की वजह से ना ब्रेन में एक पर्टिकुलर एरिया कंप्रेस हो रहा था, सही। उसकी वजह से उसके ऑक्यूलर सिम्टम्स आ रहे थे। तो इस चीज़ से मैंने तो यही समझा कि यार मतलब हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या होता है। दूसरी चीज़ यही थी कि इससे एक जो एक कॉमन पर्सन यहाँ से इन्फ्रेंस ये ले सकता है कि यार कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू, उसको एक नज़र से नहीं देखना चाहिए, आपको उसके अराउंड जो भी चीज़ें हैं, जो भी फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर सकती हैं, आपको लगता है वहाँ पे आपको अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करनी चाहिए। तो मतलब यही रीज़न है कि डॉक्टर आपसे पूरी आपकी हिस्ट्री पूछते हैं कि आपको क्या क्या दिक्कतें थी, क्या क्या दिक्कतें नहीं थी, एंड क्या क्या मेडिकेशन से। कई बार मैंने ये भी देखा है कि आपको ये भी पूछा जाता है कि आपको खाने में कोई किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, एंड कोई ऐसा पर्टिकुलर ड्रग आपको पता है कि जिससे आपको एलर्जी हो।
डेफिनेटली ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है यार, इसलिए मैं एक जनरल एडवाइस सबको ही बोलूँगा कि यार जब आप किसी भी हेल्थ प्रोफेशनल को कंसल्ट करते हो तो यार जब वो जो आपसे चीज़ें पूछते हैं उसका जवाब बिल्कुल सच देना है। आपने जो आपकी ड्रग हिस्ट्री पूछी, क्योंकि कई ड्रग से होता है कि लोगों को रिएक्शंस हो जाती हैं कि अगर वो ड्रग देंगे तो फिर वो बंदा उसकी वजह से और ड्रग नहीं लेगा, तो हमें उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव ड्रग देना होता है। बट ये चीज़ डॉक्टर को पता तो होनी चाहिए कि यार इस पर्टिकुलर बंदे को इस पर्टिकुलर ड्रग से एलर्जी है। तो इसलिए जो आपसे सवाल पूछते हैं उसका फ्रीली जवाब देना है, तो उस क्योंकि वो एट द एंड आप ही को हेल्प करने वाला है, आपके डायग्नोसिस में, आपके ट्रीटमेंट में आपको हेल्प करेगा। नाइस नाइस नाइस। यानी कि डॉक्टर से आपको कुछ भी बातें छुपानी नहीं होती हैं। सही 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 सही। सफदरजंग का कोई और ऐसा किस्सा है जिसमें काफ़ी सारी केस हिस्ट्री वहाँ पर आपने लिए होंगी, एंड देन उसके बाद आपको रियलाइज़ हुआ होगा कि पेशेंट को दिक्कत कुछ और है, बता कुछ और रहे हैं, एंड फाइनली जो मतलब चेस्ट पेन की वजह से क्या पता उसके दिमाग में दर्द हो या कहीं और किसी और डिस्कनेक्टेड सा लग रहा है, जैसे अभी आपका ये वाला केस था, वैसा कुछ डिस्कनेक्टेड सा केस आया? तो डेफिनेटली यार देखो, एक टर्म होती है रेडिएशन ऑफ पेन, कि जो नर्व्स हमारी सेम ऑर्गन्स को सप्लाई कर रही होती है, तो वहाँ से ऐसा लगता है कि दर्द कहीं हो रहा है और उसको फील कहीं और होता है। जैसे आपने नोटिस किया होगा जिन लोगों को दांत में दर्द होता है, जैसे दांत में मान लो केरीज है, उसके वजह से दर्द होता है तो उनका सर दर्द देने लग जाता है। हाँ। तो इट इज़ ड्यू टू रेडिएशन ऑफ पेन, कि यहाँ से दर्द आपको एक्चुअल में यहाँ पर है बट इसके वजह से वो रेडिएट होकर ऊपर जाता है, तो इसलिए आपको लगता है कि आपका सर दर्द दे रहा है। तो इस तरह से ये जो थेरीज होते हैं, तो ये हमें फिगर आउट करना होता है कि यार एक्चुअल में पेशेंट को यहाँ दर्द हो रहा है बट इसका रूट कॉज क्या हो सकता है। इसलिए हमारा जो नॉलेज है, जैसे मैंने बताया कि हमारा नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि वो कहते हैं ना, द आई सी व्हाट द माइंड नोज। तो आपको पता होना चाहिए कि ये, हाँ यार अगर ये पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन है तो इसके 10 कॉज हो सकते हैं, तो मुझे पूरे 10 कॉज को रूल आउट करना है। सही। अच्छा, एक मेडिकल कॉलेज में, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, एक मेडिकल कॉलेज में जो बॉयज़ हॉस्टल होता है, क्या सच में वहाँ इंसान रहते हैं या फिर जैसा बस्सी ने बताया था कि जो वहाँ जानवर रहते हैं जो बोल सकते हैं? ये मैं आपके MBBS की क्लासेस के बाद की बात कर रहा हूँ। तो कैसा माहौल होता है एक बॉयज़ हॉस्टल का MBBS के? तो देखिए यार, बॉयज़ हॉस्टल के तो आपने बहुत सारे किस्से सुन रखे होंगे। हाँ, डेफिनेटली बस्सी की तरह हमने कोई वाटर कूलर ऊपर से नीचे नहीं गिराया है ठीक है, लेकिन हाँ यार बहुत सारी मजाक मस्ती होती है। मतलब बिल्कुल ऐसे, फॉर एग्जांपल अभी जैसे हमने IPL की बात करी, उस वक्त यार बिल्कुल माहौल सेट हो जाता है, क्योंकि हमारे, मुझे याद है पिछले IPL में जो फाइनल था उसके अगले दिन हमारा पेपर था, बट हमने फिर भी वहाँ से टाइम निकाल के हम मैच देख रहे थे एंड में। ठीक है, तो और बाकी यार माहौल बहुत बढ़िया होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बर्थडेज हो गया, उस पॉइंट पे तो यार बस ना खुद को बचा लो, जिसका भी बर्थडे ना यार जान बचा लो अपनी बस, क्योंकि ये व्यक्ति दोस्तों अपने बर्थडे पे हर साल भाग जाता है बताओ यार, तुम अपनी कहानी बताओ एक बार। तो यार देखो बात ऐसी है ना कि हमारा ऐसा सीन होता है, देखो मेरा बाहर जाना वाज नॉट रिलेटेड टू कि मार पड़ेगी मेरा तो ऐसे लगता था कि यार घर से दूर है, अभी बर्थडे तो चलो घूम आते हैं थोड़ा। बाकी यार हॉस्टल में ऐसा सीन होता है कि देखो यार 12 बजे सबका सेलिब्रेट होता है बर्थडे, उसके 10 मिनट पहले 11:50 पे सब लोग पूरी सेट है, पूरी मंडली सेट है। अब उस पहले होगी रूममेट की पिटाई, पहले रूममेट को लाया जाएगा बीच में और उस पर 20 बंदे एक साथ मार रहे होंगे। ठीक है, तो पहले 10 मिनट तो पहले रूममेट को क्यों तोड़ा पहले तो रूममेट टूटता है, ठीक है 10 मिनट, उसके बाद होते 12 बजते हैं, फिर उसके बाद केक कटता है, उसके बाद उसको मुंह पे लगा दिया, उसके बाद होती है जिसका बर्थडे उसकी पिटाई। और यार ऐसी पिटाई तो मैं कहूँगा किसी की ना ही हो हमने खुद करी है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि यार बाद में सोच के बुरा लगता है कि यार ज्यादा हो गया। तुम्हारी हुई थी एक बार? हाँ मेरी तो हो रही है, फर्स्ट ईयर में तो बहुत ज्यादा हुई थी। तो क्या क्या किस्सा था वो? यार एक्चुअली ऐसा ही था कि मैं फर्स्ट ईयर में भी हमने घूमने जाने का ही प्लान किया था, बट वो ऐसे थे कि यार तू बिना यहाँ से, मतलब बिना पिटे तो नहीं जा पाएगा, बिना शगुन का थप्पड़ खाए। डेफिनेटली, तो उसके बाद ही हम गए थे। तो फर्स्ट ईयर में तो ऐसा सीन हुआ। डॉक्टर्स मारते तो मैंने सुना है कि निशान नहीं आते ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, उसके बाद जब बाद में जाके चेक करते हैं तो हाँ यार पता तो चलता है कि हाँ सच में 20 लोगों ने मारा है मिलके। सही। तो जिसका बर्थडे होता है वो क्लासेस लेता है क्या अगले दिन? नहीं, मतलब क्लासेस डिपेंड करता है कि वो जा सकता है या नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा वेरी करता है। काफ़ी सही। तो और ये तो हो गए बर्थडेज की बात, और जो बंदा बर्थडे पे हर बार घर चला जाता है या फिर जो बंदा तुम्हारी तरह से बाहर घूमने चला जाता है, उसका क्या करते हैं? यार देखो, पिटना तो है ही तुम्हें, भली बाद में थोड़ी कम पिटाई होती है बट होती तो है ही। जब मिला पहली बार बर्थडे के बाद, तब फिर पिटाई होगी।
इसके आगे कोई वो नहीं है। अच्छा, वो पानी से खेलते हैं वो सब होता है क्या? डेफिनेटली पूरा फ्लोर पानी में, मतलब ऐसे होता है कि पूरे फ्लोर में पानी गिरा हुआ है, उसमें आप तैर सकते हो, इतना पानी होता है नीचे कि यार वो बकेट में भर के पानी ला रहे हैं, बाहर सारे एक साथ खड़े हुए हैं, सब पे पानी डाल दिया। ये तुम्हारा इलाज करेंगे थोड़ा आगे जाके, बताओ। सही है यार। मजाक मस्ती किए जाए, चलता है सब तो। सही है, सही है, सही है भाई। मतलब अगर भाई अभी तो ये बंदा बताएगा नहीं, मैं आपको सच बताऊं तो मतलब ऑफ कैमरा भी बहुत ही रिजर्व है ये आदमी। बट लिटरली अगर आपको बॉयज़ हॉस्टल के किस्से जानने, वो भी मेडिकल स्कूल के, कभी जानने का अगर हमें मौका मिला, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत ही ज़्यादा। सीनियर से कैसा इंटरेक्शन रहता है जब आप थर्ड ईयर या फर्स्ट ईयर में तो बहुत ही ज़्यादा रहता है, सेकेंड या थर्ड ईयर में कैसा रहता है? डेफिनेटली। तो देखो, जैसे हम इंटरेक्शन की बात करें तो फर्स्ट ईयर में तो सारे बच्चे नए आए होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कोई किसी को नहीं जान रहा होता है, इसलिए तब सारे बच्चे सीनियर्स के साथ इंटरेक्ट वगैरह करते हैं। एंड ओवर द टाइम ऐसा हो जाता है ना कि सीनियर जूनियर में ना एक वो दोस्ती वाला बॉन्ड, एक छोटे भाई वाला बॉन्ड हो जाता है। मेरे कई सीनियर ऐसे हैं जो पहले थोड़ा ऐसे ऐसे बात करते थे कि थोड़ा रूडली बात करना हो गया है, फिर वो स्टार्टिंग में ऐसा था कि यार तुम लोग इस जगह पे आए हो, तुम नए लोगों से मिल रहे हो, तुम्हें अपना एक सेंस ऑफ तुम्हें एक ये शो करना है कि यार मैं सबसे हम्बल रहूंगा क्योंकि मैं सबसे जूनियर हूँ। ठीक है, उसके बाद ऐसा हो जाता है अब तो यार वो ऐसे छोटा भाई बोल देते हैं या दोस्त बोल देते हैं, ऐसे साथ में गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि इट इज़ ऑल जस्ट अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, क्योंकि आप एज ए मेडिकल फील्ड में अगर आप हो मोर स्पेसिफिकली, तो आज के आप बस जूनियर सीनियर हो, उसके बाद तो यार सारे कोवर्कर्स हैं, 20 साल बाद मिलेंगे, डेफिनेटली कोई किस में स्पेशलिस्ट होगा, कोई किसी और चीज़ में स्पेशलिस्ट होगा, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम कलीग्स हैं, कोवर्कर्स हैं, और हम में उस टाइप का जो बॉन्ड होगा जो इतने सालों से होगा, तो वो ना एक अलग ही अपना एक इम्पैक्ट होता है। नाइस नाइस नाइस, सही है। तो और ये भी रहेगा कि क्या पता आप एक दूसरे के पेशेंट्स को रेफर कर रहे हो एक दूसरे को, वो सब चीज़ें तो मतलब उस पर कमेंट नहीं करूँगा। मतलब एक दूसरे के पेशेंट्स को एक साथ रेफर कर रहे हो, कोई नेफ्रोलॉजिस्ट है, कोई ऑर्थोगोनल। एक्चुअली वो एथिकली करेक्ट नहीं है कि बस अपने फ्रेंड के पास ऐसे किसी को दे दें। नहीं नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप को वर्कर्स हैं तो आगे चल के को वर्कर्स है, क्योंकि एक पेशेंट के लिए काफ़ी सारे डॉक्टर्स को रेफ़र किया जाता है कि अगर उनकी कोई हिस्ट्री है तो, क्योंकि काफ़ी सारी अगर प्रॉब्लम्स हैं आपको तो काफ़ी सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपके लिए आते हैं। सही 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 सही। वो नहीं कह रहा हूँ मैं कि अपने दोस्तों को रेफ़र करना चाहिए, अपने दोस्तों को सिर्फ ये रेफ़र करो कि नीट प्रेप का टारगेट बैच आप लोगों को इस लिंक से जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है ना, वहाँ से जाके आप लोगों को मिल सकता है और बहुत ही अच्छे प्राइस पे मिल सकता है, जहाँ पर अथर्व जो है वो आपके मेंटोर रहेंगे। और सिर्फ अथर्व ही नहीं, 4 मेंटोर्स और हैं जो कि आप लोगों को गाइड करेंगे आपकी नीट की जर्नी में। यार मैंने इतना नीट प्रेप के बारे में बोला है, एक चीज़ आप लोगों को और बता दूं, अथर्व ने खुद नीट प्रेप से तैयारी करी है, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था नीट प्रेप से तैयारी करने पे? तो मतलब मेरा जो टाइम चला था तब मैंने जो अभी जो टारगेट बैच है वो ज्वाइन किया था। तो मेरा मेन पर्पस जो था उसका कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि देखो एक सोर्स से आपका जो है आपकी थ्योरी कवर हो जाएगी, आपके नोट्स बन जाएंगे, बट क्वेश्चंस के लिए मैं मानता हूँ कि यार मुझे पर्टिकुलर ऐसा लगता था कि मैं जितने अमाउंट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करो कमी है, तो उसके लिए और मुझे एक ये इसका प्लस पॉइंट लगा था कि यार जो क्वेश्चन है यहाँ पर नीट प्रेप में वो बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी बेस्ड है। तो पर्टिकुलरली वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करी थी कि यार अगर मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ और उसके जो एग्जैक्ट लाइन से अगर क्वेश्चन मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ और वो सही हो रहे हैं, तो यार मैं सही ट्रैक पे हूँ। तो मेजॉरिटी लोगों के लिए ना एक पॉजिटिव लूप क्रिएट करता है कि आप पढ़ रहे हो, आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आप और क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आप और पढ़ाई करते हो। तो मैं कहूँगा कि मेरे लिए सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट था नीट प्रेप का वो था कि उसने मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस को बढ़ा दिया। यार मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ, 10th क्लास तक हम लोग बैक एक्सरसाइज करने को चैप्टर कंप्लीट होना मानते थे, उसके बाद 2-4 जो वर्कशीट वगैरह टीचर्स ने दे दी उसको मानते थे। बट 11th क्लास में ऐसा क्या हुआ, एग्ज़ाम प्रेप में आने के बाद आपको ऐसा क्या हुआ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आपका ज़्यादा ध्यान जाने लगा? ऐसी क्या चीज़ हुई और क्यों आपको ये जो नीट प्रेप जैसा एक सोर्स है, वैसे तो लोग बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखते हैं इसको, बहुत लोग बताते हैं कि भाई बताना नहीं किसी को ज़्यादा, ठीक है, तो वरना लोग टॉप कर लेंगे, फिर वो एम्स दिल्ली या वीएमएम्स भी चले जाएंगे। तो आपको एक तो पता कैसे चला नीट प्रेप के बारे में, दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको कहाँ से दिमाग में आया कि यार क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए बजाय कि सिर्फ थ्योरी 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 करूँ?
तो यार देखो, जो मेन डिफरेंस है, जो आपने 10th तक जो पढ़ाई करी है, उसमें ना सब्जेक्टिव पेपर्स होते थे। तुमसे एक सवाल पूछा जाएगा, 5 या 10 नंबर का सवाल होगा, तो तुम्हें उतना कंटेंट लिख के आना है। सही बात। बट वही चीज़ चेंज हो जाती है तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम में। तुम्हें एक क्वेश्चन दिया जाएगा, 4 ऑप्शन देंगे, लिमिटेड टाइम होगा हर क्वेश्चन के लिए, उसमें तुम्हें उस ऑप्शन को सही ऑप्शन को टिक करना है। सही। तो दोनों में अप्रोच में ये डिफरेंस है कि यार देखो, सब्जेक्टिव में तो ऐसे होती है कि वो कहते हैं मोरलेस कहानियाँ लिखनी है तुम्हें, ठीक है, तो तुम 10 नंबर का सवाल है, तुम्हें पर्टिकुलर 5-6 पेज तो भरनी है उसमें। तो उसमें ना तुम थोड़ा घुमा फिरा के भी लिख सकते हो चीज़ों को। बट इसमें ऐसा होता है कि यार तुम्हें टू द पॉइंट चीज़ें आनी चाहिए और तुम्हारा आंसर आना चाहिए। तो इसमें मेन चीज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस किस लिए बढ़ जाती है, क्योंकि यार देखो, थ्योरी तो कवर कर लोगे, कंसेप्ट भी आपको आ जाएंगे, लेकिन मेन चीज़ जो है कि एग्जाम में बैठ के कोई मेरे सामने क्वेश्चन है, उसको सही मार्क करके मुझे बबल करके आना है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मैं उस जो मेरी थियोरेटिकल नॉलेज है उसको मैं प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाऊँ। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो होगा वो इससे होगा कि आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, कि आप जितने वेरिएशन के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, उससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से सवाल पूछ रहे हैं, किस तरह से एक क्वेश्चन में हिंट होता है कि आपको अप्रोच किस तरह से करना है। तो इसके लिए जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना तुम्हारा जो है तुम्हारा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टिंग करेक्टली बढ़ेगा। मतलब कि एक तरीके से नीट के एग्जाम में आप ये होगा कि एग्जाम के जितने भी क्वेश्चंस होंगे ऑलमोस्ट आपके आंख के नीचे से ऑलमोस्ट हर तरीके के क्वेश्चंस कहेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस, बट उस तरीके के क्वेश्चंस। तो नीट प्रेप के टारगेट बैच में ये सारी चीज़ें तो हैं हमारे पास। सही है, सही है, सही है। सो अगर आप लोग टारगेट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। एक चीज़ और बताओ यार, अब आते हैं आपके थोड़ा सा पर्सनल लाइफ पे। मुझे ये बताओ, अथर्व अगर डॉक्टर बनने का नहीं सोचते तो क्या सोचते? आप क्रिकेट भी खेलते हो, क्या चीज़ आपका करियर होता फिर? तो यार जो भी समझ रहे हो, मतलब ऐसे कोई इसमें बहुत स्पेशल नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि जो हर एक भारत का छोटा बच्चा सोचता है कि मैं बड़ा हो के बनूंगा, वही मेरा सपना था। कि अगर मैं मानता हूँ कि वैसे तो मुझे कंफर्म था कि मैं डॉक्टर ही बनूंगा, लेकिन अगर ऐसा होता कि अगर कोई पूछता ही है कि इसके अलावा क्या, तो मैं कहूँगा कि यार क्रिकेटर बनता मैं। अगर था कभी दिल में कि यार एक बार तो आईपीएल भी खेल जाऊँ तो ठीक है, एमबीबीएस के साथ साथ आईपीएल खेल जाऊँ, बढ़िया मजा आ जाएगा? एक्चुअली बचपन में ऐसा लगता है 1000 चीज़ें कर लेंगे, बट फिर थोड़ा मैच्योरिटी आती है, थोड़ी हम चीज़ों को समझने लगते हैं कि लगता है यार एक चीज़ हमारी प्राइमरी चीज़ होगी, जो हमारा मेन गोल होगा, जो हमारा मेन करियर पाथ होगा। उसके साथ तो यार हॉबीज़ है। मैंने ऐसे कई मेरे जो सीनियर्स हैं जो अब तक प्रॉपर मतलब प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं, अभी भी क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, अभी भी मैचेस खेलने जाते हैं। तो यार वो बात उन्हीं वही है कि उन्होंने अपने आप को ना एक चैनलाइज किया हुआ है कि यार ये मेरी मेन चीज़ है, ये मेरा इस पर फ्यूचर डिपेंड करता है और ये मेरी हॉबी है। मैं खुश रहूंगा और मैं क्रिकेट खेलूंगा, मैं खुश रह रहा हूँ, और मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं अपना कोई भी करियर चूज कर रहा हूँ, मेरा पेट भरेगा। तो ये दोनों चीज़ें को बैलेंस करना इज दी की। फेवरेट क्रिकेटर कौन है आपके? MS धोनी। MSD में ऐसा क्या पसंद है आपको? MS धोनी में जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है दैट इज़ द लीडरशिप क्वालिटीज़, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो मैं उनसे बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ उनको कि उनका जो काम नेचर है। कैप्टन कूल। हाँ डेफिनेटली कैप्टन कूल। तो क्योंकि यार देखो, बहुत सी सिचुएशन ऐसी हो जाती है लाइफ में ना कि यार गुस्सा बहुत जल्दी आता है, पर्टिकुलरली मुझे भी बहुत गुस्सा जल्दी आता है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना ऐसा होता है कि हम जब उसी पर्टिकुलर सिचुएशन को हम 5 मिनट बाद सोचते तो लगता है यार इतना भी नहीं मतलब गुस्सा करना चाहिए था, कि ठीक है थोड़ा कामली कर सकते थे। तो उनको देख के जब उनके जो इतने क्रूशियल मोमेंट्स जो थे इनके मैच में एज उनकी, क्योंकि एज कैप्टन उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो उनसे पब्लिक पूछती है, मीडिया पूछती है, तो उनसे पूछती है एज ए कैप्टन। तो उन पर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के बावजूद इतने क्रूशियल मैच इवेंट्स में उन्होंने इतने विजडम से, इतने काम माइंड से चीज़ों को हैंडल किया है। सो दैट इज़ वेरी इंप्रेसिव जितू मुझे लगता है। गुस्सा तो आता है भाई धोनी को, और ये है कि वो टैक्टिकल गुस्सा होता है काफी। डेफिनेटली यार कभी कभी तो यार जहाँ गुस्सा करना तो वहाँ कर भी सकते हैं। डेफिनेटली सही बात है। वो आईपीएल का एक नो बॉल वाला सीन था, अरे भाई खतरनाक खतरनाक। सही है, सही है, सही है, सही है। तो कभी फिर ऐसा क्रिकेट वगैरह के चक्कर में कभी मार पड़ी है कि बहुत ज़्यादा खेल लिए हो या फिर कुछ हाथ पैर तोड़वा के आए हो? नहीं, एक्चुअली इसमें बचपन में तो ऐसा होता था कि यार स्कूल से आए तो फिर ट्यूशन के चले गए, ट्यूशन के बाद बैग डाली एक तरफ, चले गए सीधा, बैग उठाए, अपनी बैग उठाए दो मेरा और निकल गए। उसके बाद रात में घर आ रहे हैं, अंधेरा हो गया, जब तक खेल रहे जब तक बॉल दिखाई देना बंद ना हो। ठीक है, उसमें भी जब थोड़ी थोड़ी भी दिख रही होती है ना, वो आके लग रही है बॉल कि भाई ना आके जब पास आ रही है तब दिख नहीं रही है, फिर भी खेल रहे हैं कि यार जब तक पूरी तरह से गायब होगी ना उसके बाद ही बंद करेंगे। उसके बाद घर आ रहे हैं, उसके बाद हो रही है जम के पिटाई।
जिस बैट से 6 मारा था उस बैट से बाउंड्री पार की जा मतलब रही है। हमेशा का नहीं होता था, मतलब जनरली हम टाइम से आ जाते थे, बट जिस दिन, क्योंकि देखो उसके पीछे भी उनका भी रीजन है यार, चिंता होती है, छोटे बच्चे बाहर जाते हैं तो जब ऐसे खेलने वगैरह बाहर गए हैं तो थोड़ा चिंता होती है, तो उसी चक्कर में कभी एक दो पड़ गई कि यार टाइम से आया करो, ये क्या है तुम्हारा हुआ चक्कर कभी है। ऐसा कि संडे सुबह सुबह बहुत जल्दी उठे हो कि ए उठो 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 चलो क्रिकेट खेलने जाना है? मेरा तो ये तो हमारा 10th तक था। 10th को हमारा ऐसा तो होता कि यार अभी हफ्ते भर की हमारी स्कूल हो गई, तो यार वही चलता था कि दिन भर तो स्कूल में निकल गया, फिर हमारी जो कोचिंग कर लिया, जो भी है, जो ट्यूशन क्लासेस कर लिया, उसके बाद क्या ही टाइम बचता था कि थक जाते थे दिन भर के मेहनत के बाद। तो उसके बाद ऐसा होता था कि जो वीकेंड्स होते थे, संडे को तो हमारा शेड्यूल फिक्स था कि यार सुबह उठेंगे 5:30 बजे, वहाँ से हम सारे निकलेंगे दोस्त, और एक हमारा जो स्कूल के पास एक ग्राउंड था वहाँ पे हम जाते थे, और सुबह 6 बजे से लेके जब तक धूप की वजह से दिक्कत ना हो तब तक खेल रहे हैं। घमौरियों में बढ़िया घमौरी वमौरी हो रखी है, पूरा एकदम पसीने में लथपथ लड़के खेल रहे हैं, लगे हुए हैं। तो यार जब तक दिक्कत ना हो रही हो तब तक खेलते थे। उसके बाद खाना खाने के लिए वापस घर चले गए, खाना खाया, उसके बाद जब तक इतनी धूप है कि घर वाले बाहर ना जाने दे तब तक घर पे बैठे हुए हैं। उसके बाद जैसे 3:30-4 बज गए कि यार अब धूप कम हो रही है, फिर निकल गए, फिर वही बात, अंधेरा उनके बाद वापस आ रहे हैं। तो हमारे वीकेंड तो ऐसे जाते थे यार, क्योंकि मेरे यहाँ पर्टिकुलरली मेरे जो दोस्त थे वो सारे ही क्रिकेट एंथुसियास्ट थे, हमें सबको क्रिकेट देखना खेलना बहुत पसंद था, तो हमारे लिए ऐसा था कि यार टाइम मिला चल क्रिकेट खेलते हैं, हमारे ऐसा दिन था। तो आपको क्या पसंद था, बैटिंग पसंद थी बॉलिंग पसंद थी? यार वैसे तो दोनों कर लेता हूँ, लेकिन ज़्यादा तो बैटिंग ही पसंद। बैटिंग पसंद, टिपिकल इंडियन बॉय, बैटिंग, मेरा बैट मेरी बैटिंग। सही 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 सही। तो रूल के हिसाब से भी खेलते थे या फिर वन टिप वन आउट, वन टिप वो तो डिपेंड करता है कि कौन सी जगह पे खेल रहे हैं। हाँ। अगर बड़ा ग्राउंड है तो हाँ डेफिनेटली जैसा कन्वेंशनल क्रिकेट होता है वैसे होता है। अगर छोटी एरिया में खेलना है और खेलना ही है तो फिर वन टिप वन आउट जैसे भी। प्लास्टिक वाली बॉल से या सीजन बॉल से? नहीं अब सीजन बॉल से तो अभी यहाँ पे आने के बाद ही ज्यादा खेलता हूँ, बाकी उधर तो रबर वाली बॉल होती है उससे ज्यादा खेलते हैं, या फिर टेनिस बॉल, हार्ड टेनिस बॉल होती है उससे ज्यादा खेलते हैं। हार्ड टेनिस बॉल मतलब वो लाल वाली जो होती है? लाल। अब भाई बहुत जोर से लगती है भाई, बहुत ज़्यादा जोर से लगती है। एक बार क्या हुआ था, बगल वाली पिच पे हार्ड टेनिस बॉल से खेल रहे थे हम, कॉस्को वाली विक्की वाली जो बॉल होती है, जो ये ग्रीन वाली, हाँ वही वो वाली बॉल होती है, उससे खेल रहे थे। तो हम अपना आराम से खेल रहे हैं और वहाँ से बगल से किसी ने शॉट मारा और एक बंदा धाड़ करके ऐसे बॉल लगी, हमारा प्लेयर पूरा ढेर हो गया। इतनी ज़्यादा खतरनाक, वो लीथल नहीं होती बट वो बॉल बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, अंदर पूरी भरी होती है, वो बहुत ज़्यादा हैवी होती है वो बॉल, खतरनाक भाई खतरनाक। उसके किस्से तो बहुत ही ज़्यादा। तो कभी उंगलियां टूटी हैं कैच वैच करते हुए? मतलब ऐसे मेजर कभी इंजरी हुई नहीं कि फ्रैक्चर हो गया, बट हाँ ऐसे मतलब लगा तो बहुत बार है, जो घर पे बताते नहीं थे, खिलगाने में लगा है। कैसे बताओ? वो तो छुपाना होता है ना कि टी-शर्ट से छुपा लिया, कहीं से ऐसे छुपा लिया कि हमें कुछ नहीं हुआ, हम ठीक है, हम ठीक है, एकदम ठीक है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो अभी दिल्ली का एक्सप्लोर किया आपने? दिल्ली में कहाँ कहाँ घूमे अभी तक? तो दिल्ली मेरा घूमने का, हमारा जो मेरा ग्रुप है उसका एक ही पर्पज़ है, खाना पीना। कि यार जहाँ खाना अच्छा, किसी ने बोल दिया कि भाई यहाँ ये चीज़ खाने में अच्छी मिल रही है, चलो आज वो जो क्या देखने के लिए क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जाके हमारा मेन चीज़ है कि भाई खाना टेस्ट करके आते हैं कैसा होता है। फिर चांदनी चौक जाना हो गया, या फिर जहाँ पे भी मिला, स्ट्रीट फूड बहुत जगह ट्राई किया है, तो मेन पर्पज़ वही होता था। बाकी मूवीज़ कि यार कोई भी नई मूवी आई, लग रहा है, बोल रहे हैं भाई देख आते हैं, ऐसा होता था कि 5 लोग बोल रहे हैं हाँ भाई चल देख आते हैं, वही कि भाई 5 मिनट के अंदर प्लान बन गया, चलो भाई मूवी देख ली, साथ से आते आते डिनर भी कर लिया। तो ये बहुत बार होता है, अभी भी होता है ये सब चीज़। सही है सही है सही। मतलब साकेत पे वो क्या नाम है, साकेत के ग्रेवी मोमोज खा रहे हैं, कभी जा रहे हैं हौस खास में सोशल में बैठे हुए हैं, कभी जा रहे हैं क्या नाम है अपना ये सरोजनी नगर के पकौड़े खा रहे हैं पकौड़े और वो लस्सी का लंबा वाला गिलास। भाई साहब दिल्ली का खाना तो एक है कि मतलब अगर अब सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों में तो दिल्ली का खाना एक्सप्लोर करो। खाए सरोजनी नगर के पकौड़े वगैरह कुछ? यार वो तो अभी मतलब जैसे सर्दियों की बात करें तो हमारे सर्दियाँ तो जैसे आपने पहले भी एक मेंशन किया था कि यार वो तो रूम में निकलती है, वो रूम में निकलती है क्योंकि यार हमारे जनरली एग्जाम्स होते हैं सर्दियों में, तो हमारे सर्दियों की हमारी जो मेमोरीज हैं वो तो हमारी लाइब्रेरी और तुम लोगों ने एक हरकत करी है जो मतलब बहुत लोग करते थे कि सर्दियों में शादियां बहुत होती हैं और अभी आप लोगों के एग्जाम में भी टाइम है, अभी शगन खुला है, कभी स्नीक किया है किसी शादी में एकदम ऐसे ही सर हम MBBS की तरफ से आए हैं ऐसे किया है कभी किसी? तो यार एक्चुअली एक बार ऐसा मौका आया था जब डिसाइड किया था कि चलते हैं, बट सैडली तब मैं हॉस्टल में नहीं था, तो मुझे बाद में पता चला कि ऐसा हुआ है, तो मुझे बहुत बुरा लगा था इस बात पे। बाकी तो यार एक बार तो गए थे, जितना मुझे याद है मेरे दोस्त लोग गए थे, बहुत इंजॉय करके आए थे। और बाकी बात भी ऐसी होती है ना कि यार
मतलब ऐसे अलग से किसी शादी में क्रैश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हमारे यहाँ जनरली किसी ना किसी की फ्रेंड की बहन की शादी या फिर दोस्त के बहन की शादी, तो ऐसी चीज़ें वो होती तो रहती होती हैं। ही रहती हैं। जैसे मेनली ये भी होता है ना कि क्रैश करने वाली एक स्टोरी अलग, क्योंकि हमारे हर ग्रुप में एक बंदा तो होता है भाई क्रैश करके जाएंगे शादी में, एकदम मतलब ऐसे जाएंगे कि मतलब खतरनाक वाला। एक बंदा तो होता है खुराफाती एकदम, है कोई ग्रुप में ऐसा? हाँ है, एक बंदा, उसी की सारी प्लानिंग थी तब भी, नाम नहीं लूंगा मैं, बट उसी की प्लानिंग थी, पर सैडली तब मैं नहीं था। नाम मतलब मेरे को बता देना, मैं उसको पॉडकास्ट में लेके आऊंगा। तो वो एक खुराफाती बंदा, उसकी वजह से सब फंसते हैं। वही बोला, तूफानी दिमाग होता है एक उसका हमेशा। तूफानी दिमाग होता है। मेरा एक दोस्त ऐसे ही था भाई, उसको रात के 12 भी नहीं, 1 बजे कॉलोनी के बाहर पता नहीं कहाँ घूमने जाना था, वो भी पैदल। मैंने कहा भाई मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ, आप जाओ। ये खुराफाती दोस्त हम लोगों को खुदा खुद बख्शते हैं। और इन हम हमारी जिम्मेदारी होती है इनको संभालना। डेफिनेटली। सही सही सही। तो यार काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया अथर्व आपके साथ। एक पॉडकास्ट हम लोग पहले रिकॉर्ड कर चुके थे, बट वो ड्यू टू सम क्वालिटी रीजंस की मतलब कुछ इश्यूज हो गए थे उसमें, वो हम लोगों ने अभी नहीं रिलीज़ किया। अब ये वाला पॉडकास्ट जो है वो आप लोग देख रहे हैं। अथर्व के साथ और भी बात करेंगे, और काफ़ी सारी जो आने वाली नीट की तैयारी है वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी अथर्व के साथ कर रहे हैं। और अगर आप लोग भी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने बता ही दिया है। बहुत मज़ा आया यार, बहुत बढ़िया स्टोरीज़ थी आपकी। और मतलब मुझे ऐसा लगा कि भाई कोई बंदा तो है जिसको डॉक्टर बनना है और वो डॉक्टर बनने वाली बातें कर रहा है। तो थैंक यू वेरी मच अथर्व। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। थैंक यू।